हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 10 चल रहा था किशोरावस्था की ओर। इसका आज हम पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है मानव में जनन काल की अवधि। ये टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा था, इसको हम और आगे करते हैं। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो महिलाएं होती है उनमें अंडाणु, गर्भाशय का स्तर, उसके साथ रक्त वाहिनियाँ जब बाहर निकलती है जिससे रक्तस्राव होता है, जिसे रजोधर्म बोलते हैं, या जिसको हमने नाम दिया था रजोधर्म या ऋतुस्राव जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। अब जब ये जो घटना होती है, अब ये जो होती है वो लगभग, ध्यान रखना, ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों के मध्य होता है। कब होगा? 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। कि मध्य की जगह हम लिख सकते हैं 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। क्या होता है? ऋतुस्राव 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। पहला ऋतुस्राव जो होता है, पहला ऋतुस्राव यौनारंभ के समय होता है। जब यौनारंभ होता है उस समय जब जो ऋतुस्राव होता है, उस ऋतुस्राव को हम क्या बोलते हैं? रजोदर्शन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? होता है जिसे रजोदर्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जब यौनारंभ के समय जो ऋतुस्राव होता है उसे रजोदर्शन के नाम से जाना जाता है, खासकर महिलाओं में। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में, 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव रुक जाता है। कब रुकता है? 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव रुक जाता है। ठीक है। इस घटना को रजोनिवृत्ति कहते हैं। इस घटना को रजोनिवृत्ति कहते हैं। यानी जब यौनारंभ प्रारंभ होता है तो जो ऋतुस्राव होगा इसे रजोदर्शन बोलते हैं, और जब 45 से 50 वर्ष में ऋतुस्राव रुक जाता है तो उसे रजोनिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि प्रारंभ में जो ऋतुस्राव का चक्र है वो अनियमित हो सकता है। जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, रजोदर्शन होता है, उस स्थिति में इसका चक्र अनियमित हो सकता है और इसके नियमित होने में कुछ समय भी लग सकता है। इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो होता है, तो इसमें ऋतुस्राव का प्रारंभ होते समय उसमें कोई अनियमितता उत्पन्न हो सकती है किसी कारणवश। ठीक है। ऋतुस्राव का नियंत्रण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। ऋतुस्राव का नियंत्रण हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है। जो भी हार्मोन है उन हार्मोनों के द्वारा ऋतुस्राव का नियंत्रण होता है। ठीक, ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। अब ये हार्मोन, ये जो चक्र होता है, इस चक्र में क्या होता है? अंडाणु का परिपक्व होना शामिल है।
जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना। सबसे पहले अंडाणु परिपक्व होता है जो 28 दिन का होता है चक्र, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। इस साइकिल में सबसे पहले अंडाणु का परिपक्व होना, उसके बाद में होता है निर्मोचन। परिपक्व हुआ तो वो अंडाशय से बाहर निकलता है, जिसको निर्मोचन कहते हैं। उसके साथ गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, ठीक है। तीसरा इसमें जो चरण है वो आता है गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, ठीक है। तो गर्भाशय की दीवार इससे मोटी होती है, तो ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। और निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है, तथा निषेचन न होने की स्थिति में इसका टूटना शामिल है। तो ये जो 28 दिन का चक्र होता है उसमें सबसे पहले अंडाणु परिपक्व होता है, उसके बाद में उसका निर्मोचन होता है। उसके बाद में निर्मोचन होने के प्रकार गर्भाशय की दीवार मोटी होती है। निषेचन के लिए जो युग्मनज आता है उसके लिए वो माध्यम बनाती है, और निषेचन न होने की स्थिति में ये जो गर्भाशय की दीवार है उसका टूटना इसके अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। और इस स्थिति में यदि अंडाणु का निषेचन हो जाए, यदि अंडाणु का ये जो स्थिति होती है, इस स्थिति में अंडाणु का निषेचन हो जाए, यानी जब अंडाणु निषेचित हो जाता है इस स्थिति में, तो विभाजन प्रारंभ होके गर्भाशय में विकास की अवस्थाएं स्थापित हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, युग्मनज में विभाजन प्रारंभ होगा, और जब विभाजन प्रारंभ होगा तो विकास की अवस्थाएं स्थापित हो जाती है। विकास की अवस्थाएं स्थापित हो जाती है। विभाजन प्रारंभ होगा और उसके पश्चात विकास की जो अवस्थाएं हैं वो शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अगला पॉइंट होगा संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा इसमें वो होगा संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, कि लड़का है या लड़की, तो इसका निर्धारण वो किस प्रकार से किया जाता है। तो हम लिंग निर्धारण के टॉपिक के आधार पे इसको समझेंगे। अगला पॉइंट, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये हम इसमें देखते हैं। अब जैसे निषेचित अंडाणु और युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। जब मान लो निषेचित अंडाणु है या युग्मनज होता है, उसमें जब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में जो जन्म लेने वाला शिशु होता है, तो उस शिशु में लिंग निर्धारण का संदेश होता है। और ये संदेश निषेचित अंडाणु में धागेनुमा संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। तो गुणसूत्रों के द्वारा ये संदेश है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। तो कैसे देखना है इसमें, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया के उपरांत जो युग्मनज बनता है, तो इस युग्मनज में जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे गुणसूत्र बोलते हैं, ये गुणसूत्र जो हैं वो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, तो वो इसमें देखते हैं।
कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका की केंद्रक में उपस्थित होता है, तो हमने पहले भी देखा था। जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका का ये केंद्रक है, इस केंद्रक में धागे नुमा संरचना होती है। इन धागे नुमा संरचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। और ये प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में होते हैं। और सभी जो मनुष्य होते हैं, तो मनुष्य की जो कोशिकाएं होती है, मनुष्य की जो सेल्स होती हैं, ठीक है। अब मनुष्य की प्रत्येक कोशिकाओं में, सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। किसमें होंगे? मनुष्य की जितनी भी सेल्स होती हैं, उन कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका मतलब 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। कितने गुणसूत्र उपस्थित होंगे? 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इसमें 2 गुणसूत्र, 23 जोड़ी में से 2 गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र का मतलब 1 जोड़ी। ये 2 गुणसूत्र या 1 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, वो लिंग सूत्र होते हैं, जिन्हें अक्ष और वाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो अक्ष तथा वाई होते हैं। क्या होंगे? अक्ष और वाई होते हैं। तो ध्यान रखना, मनुष्य की जो सेल्स होती है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और इनमें से 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलिंग होते हैं। और 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन से गुणसूत्र होंगे? लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो 44 तो क्या होंगे? अलिंग होंगे। और 2 गुणसूत्र कौन से गुणसूत्र होंगे? लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो अक्ष और वाई प्रकार के होते हैं। अब बात आती है युग्मक। युग्मक जिसमें अंडाणु व शुक्राणु। युग्मक में क्या होते हैं? अंडाणु तथा शुक्राणु। उसमें गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। क्या होता है? गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। युग्मक जिसमें अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, उसमें गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। तो ध्यान रखना इसमें। और अनिषेचित जो अंडाणु होता है, अनिषेचित अंडाणु, अनिषेचित अंडाणु होता है, उसमें एक अक्ष गुणसूत्र होता है। ध्यान रखना, अनिषेचित अंडाणु में एक अक्ष गुणसूत्र होता है। और शुक्राणु जो होता है उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार के अक्ष और दूसरे प्रकार के वाई। और जो शुक्राणु होता है, अब अंडाणु जो होता है उसमें अक्ष होते हैं, अक्ष अक्ष। और जो शुक्राणु होते हैं उसमें एक अक्ष होता है और दूसरा क्या होता है? वाई होता है। तो ध्यान रखना इसमें, अंडाणु में जो लिंग गुणसूत्र का एक जोड़ा होता है वो अक्ष अक्ष गुणसूत्र का होता है। और जो शुक्राणु होता है उसमें लिंग गुणसूत्र का जो जोड़ा होता है, एक में अक्ष होता है और दूसरा वाई होता है। तो ये गुणसूत्रों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया। तो निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं? जब अक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है। अब देखो, ये अक्ष
शुक्राणु है। ठीक है, इसका क्रॉस हमने करवाया अक्ष से अंडाणु। ठीक है, जब अक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु है वो अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 अक्ष गुणसूत्र होंगे। अब देखो, ये जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो इसमें जो युग्मनज बनेगा उसमें बताओ क्या होगा? 2 गुणसूत्र कौन कौन से होंगे? अक्ष अक्ष होंगे। 2 गुणसूत्र कौन कौन से इसमें होंगे? अक्ष अक्ष गुणसूत्र उत्पन्न होते हैं या अक्ष अक्ष इसमें गुणसूत्र होंगे। इसका मतलब इससे जो भ्रूण बनेगा, जो शिशु बनेगा इस निषेचन की प्रक्रिया से, तो वो कौन सा शिशु होगा? मादा होगा। पहला स्थिति है, कौन सा शिशु होगा? मादा शिशु उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बात आती है दूसरे जो निषेचन की प्रक्रिया है, इसमें शुक्राणु से वाई गुणसूत्र होंगे मान लो यदि, और इसका क्रॉस ये अंडाणु से होगा। ठीक है, यानी वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु और अक्ष गुणसूत्र वाला अंडाणु, जब इसका क्रॉस होता है तो जो युग्मनज बनेगा इस युग्मनज में अक्ष और वाई गुणसूत्र होंगे। इसका मतलब युग्मनज में अक्ष और वाई गुणसूत्र जब हो रहे हैं तो जो शिशु बनेगा वो शिशु क्या होगा? नर होगा। कौन सा शिशु होगा? नर शिशु उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब शुक्राणु से अक्ष गुणसूत्र और अंडाणु से अक्ष गुणसूत्र प्राप्त होता है निषेचन के दौरान, तो युग्मनज में अक्ष अक्ष गुणसूत्रों का जोड़ा होगा जिससे मादा शिशु उत्पन्न होगा, और जब शुक्राणु से वाई और अंडाणु से अक्ष गुणसूत्र निषेचन के दौरान प्राप्त होते हैं तो युग्मनज में एक्स वाई गुणसूत्र का जोड़ा होगा जिससे जो शिशु होगा वो नर शिशु उत्पन्न होता है या विकसित होता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जन्म से पूर्व जब लिंग का निर्धारण होता है तो उस लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा करते हैं? पिता के लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना, लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पिता के लिंग गुणसूत्रों के द्वारा जो है वो लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और ये धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है जो पूर्णतया निराधार है और अन्याय संगत है। निराधार व अन्याय संगत है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। देखो, हमारे समाज में ये अवधारणा बनी होती है कि जो शिशु के लिंग का निर्धारण जो है वो माता के आधार पे किया जाता है, लेकिन साइंस की तरक्की के उपरांत ये संभव हो पाया है कि लिंग के निर्धारण में पुरुष का योगदान होता है। पुरुषों से प्राप्त गुणसूत्रों के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, और यदि लिंग निर्धारण के दौरान पुरुषों के द्वारा अक्ष गुणसूत्र प्राप्त होते हैं तो जो संतति प्राप्त होगी वो मादा होगी, और यदि पुरुषों से वाई गुणसूत्र प्राप्त होते हैं तो निषेचन के पश्चात जो संतति प्राप्त होगी वो संतति क्या प्राप्त होगी? नर संतति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है वो हम जो संतति में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है उस बातों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें देखो, आपने जो मुख्य रूप से पढ़ा, तो इसमें जो बेसिक से इतनी आपको ध्यान रखनी है कि मनुष्य जो होता है जिसमें नर हो चाहे मादा हो, इसमें टोटल जो गुणसूत्र प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 46 होती है। इसका मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। तो कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। जोड़ी कितने होते हैं? 23 जोड़ी। अब हम बात करते हैं प्रत्येक कोशिकाओं की बात है, और गुणसूत्र कोशिका जो होती है उसके केंद्रक
में उपस्थित होते हैं, जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं पुरुष और महिलाओं के साथ में, तो इनमें 44 जोड़ी या 44 गुणसूत्र 22 जोड़ी तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसमें पुरुष जो होते हैं उसमें एक अक्ष और एक वाई होता है एक जोड़ी में, और महिलाओं में दोनों अक्ष गुणसूत्र होते हैं। तो इस प्रकार जो है वो हम जो है वो संतति में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। और हमारा जो अगला वीडियो रहेगा तो उस वीडियो के अंतर्गत लिंग निर्धारण के लिए अतिरिक्त कौन कौन से हार्मोन हैं जो उत्तरदायी होते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं।